वाले हैं। और आपको पता है कि इसमें टोटल 18 चैप्टर हैं, तो दोस्तों 18 दिन में हमारे चैप्टर घर पे समाप्त हो जाएंगे। थोड़े बड़े चैप्टर हैं लेकिन इसमें जानकारी भी अच्छी है क्योंकि क्लास 8 का है। 6 7 में उतनी जानकारी नहीं थी लेकिन क्लास 8 है तो थोड़ा लेवल इधर पे आपका सब्जेक्ट का इधर पे बड़ा हुआ है, तो अच्छी चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी। चलिए चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि आज हमको इसमें फसल के बारे में काफी जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। चाचा के घर गए, उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है, तो हल तो आप लोग जानते हैं, इसमें से शायद आप खुरपी, दरांती कुछ लोग सब जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हल सबको यहाँ पे जानता है। बाकी आगे बने हुए हैं चित्र इसके दिखाएंगे। बूझो पूछ रहा है मैं जानता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, तो बूझो जानना चाहता है। तो देखिए ये सब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे दरांती, कहाँ पे खुरपी और कहाँ पे हल और आपका बिलचा कहाँ यहाँ पे उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। नॉर्मल सी बात है कि अगर सजीव है तो उसमें उसे भोजन की आवश्यकता होगी। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो बिल्कुल हमको याद है, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और अगर आप क्लास 6 से पूरा साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको भी जानकारी होगी कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। देखिए इधर बनाने से मतलब ये नहीं है कि आप किचन में जाके खाना बनाएं, इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो खुद से भोजन बनाते हैं और खुद भोजन बनाएंगे, लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य और जो पशु है वो भोजन पकाते हैं लेकिन बनाते नहीं है। ठीक है, भोजन वो बनाएंगे नहीं, वो दूसरी चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे क्या करेंगे, वनों से प्राप्त करेंगे यानी पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे। ठीक है, या फिर जंतुओं से प्राप्त करेंगे। और जो जंतु हैं आपके, ये भी जंतुओं पर निर्भर भी रहते हैं। जैसे मांसाहारी जंतु है तो वो दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहता है। इसके अलावा अगर शाकाहारी जंतु है तो उसको भी पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है। अब देखिए आगे, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो देखिए जंतुओं के भोजन का स्रोत खुद जंतु भी होते हैं और क्या होता है कि पेड़ पौधे भी होते हैं। तो ये होते हैं जंतुओं के भोजन का स्रोत। परंतु हम भोजन ग्रहण करते ही क्यों हैं? अभी पूछ रहा है कि हम भोजन ग्रहण करते ही क्यों हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। अब देखिए अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम जो विभिन्न जो जैविक प्रक्रिया में ये भी नहीं कर पाएंगे, यानी हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कोई क्या होता है कि पौधों से भी हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं और जंतुओं से भी हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बूझो क्या बोल रहा है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है अतः हम अपने देश की इतनी अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर देखिए जैसे ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोग खेती भी तो करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा लोग अपना भोजन जैसे भोजन खेती करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं खेती वगैरह करते हैं, तो हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। पहले उसको बूझो ने जैसे पूछा कि किस प्रकार हम इतनी जनसंख्या का भोजन मतलब प्राप्त करा सकते हैं, तो पहेली बोल रही है कि जो भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन कराना भी आवश्यक है, क्योंकि जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उतना भोजन भी उत्पादन कराना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, भोजन की कमी हो जाएगी। अब आगे देखिए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। यानी क्या होता है, इसका नियमित उत्पादन यानी उत्पादन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसका उचित प्रबंधन होना चाहिए। तीसरी बात इसका अच्छे से वितरण यानी हर जगह भोजन पहुंचना चाहिए, तो अच्छे से उसका वितरण होना चाहिए और इसका प्रबंधन भी अच्छे से होना चाहिए। अब ये चीजें हो गई। अब देखिए कृषि पद्धति, तो कृषि पद्धति कब से प्रारंभ हुई इसको देख लेते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था। घुमंतु यानी घूमने वाला मनुष्य था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। यानी एक समूह, उनका झुंड होगा और वो एक स्थान पर, फिर जाएंगे दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर। अब देखिए वो क्यों ऐसा करते थे, एक स्थान से दूसरे तीसरे स्थान तक क्यों जाते थे,
क्योंकि जो उनका भोजन था, उन्हें एक स्थान से भोजन मिला, मान लीजिए एक खेत लगा हुआ है इधर पे, उन्हें इधर से भोजन मिल गया। अब क्या हुआ, अब उन्हें इधर से जब भोजन नहीं मिलेगा तो वो दूसरे स्थान पे जाके रहने लगेंगे। इसलिए क्या करते थे, वो मनुष्य कैसे थे, घुमंतु थे। अब आगे देखिए, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। क्या करते थे, कच्चे फल खाएंगे और सब्जियां खाएंगे, क्योंकि उन्हें खेती करने का ज्ञान ही नहीं था और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। जो मांसाहारी थे वो क्या करते थे, जंतुओं का शिकार करके उनको खाते थे, और जो शाकाहारी थे वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। कालांतर में खेती कर चावल, कालांतर में यानी जो हमारा वर्तमान समय में, इस समय में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों की उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। अब धीरे धीरे इन्होंने सीखा कि कैसे चावल गेहूं का उत्पादन किया जाता है, फिर सीखा, फिर कृषि करना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम किसमें, इतिहास में पढ़ेंगे कि और इसका मतलब कैसे सब प्रारंभ आरंभ हुआ, सब चीज उसमें इतिहास में दिया है। आगे देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के हैं। अगर एक बड़ा सा फील्ड है, आपका खेत है, और इसमें क्या है, पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, और सारे पौधे कैसे हैं, गेहूं के हैं, तो उधर पे बोला जाएगा कि गेहूं की फसल इधर पे है। ठीक है, तो उसको फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो उसको फसल कहते हैं। ठीक है, इधर पे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि फसल हम कैसे कह सकते हैं। अगर कोई एक दो पौधा उग जाए तो उसको हम फसल नहीं कहेंगे। आगे देखिए, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं, यानी जिस मौसम में उगाए जाएंगे उनके आधार पर हमने इसको दो भागों में बांट दिया। भारत एक विशाल देश है, यानी भारत काफी बड़ा देश है, यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। यानी जैसे हम राजस्थान, और राजस्थान से क्या करें, उत्तराखंड, वो इधर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर जाके कहाँ जाए, अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, तो क्या राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश का मौसम सब बिल्कुल सेम रहेगा? क्या उसका टेम्परेचर सेम रहेगा? क्या आर्द्रता सेम रहेगी? क्या वर्षा सेम रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सेम नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम राजस्थान साइड जाए तो बारिश वहां पे कम होती है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम साइड चले जाएं तो वहां पे बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, अगर तटीय क्षेत्र में चले जाए तो वहां का मौसम कुछ और होगा, और टेम्परेचर भी यहाँ के अलग अलग होते हैं। तो यह भारत एक विशाल देश है और यहाँ की परिस्थितियां अलग अलग होगी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, दो वर्गों में इसको वर्गीकृत कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि एक वर्ग इन्होंने बोला खरीफ की फसल और दूसरा बोला रबी की फसल। तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल पक्का आता है इधर से, कि कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी रबी की फसल है, और इनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो भी पूछा जाता है कि खरीफ की फसल का टाइम पीरियड कब से कब तक होता है और रबी की फसल का कब से कब तक होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए, खरीफ की फसल आपकी, तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। क्या किया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वो फसल आपकी खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर, तो इसको याद रखिएगा कि भारत में वर्षा का मौसम जून से सितंबर तक होता है, और जो खरीफ की फसल होती है वो जून से सितंबर के महीनों में ही बोई जाती है। तो फसलों के नाम पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी फसल आपकी खरीफ की है और कौन सी फसल आपकी रबी की है। तो देखिए, जो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि आदि आपकी कैसी हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो इन फसलों को आप इतना याद रखिएगा, बाकी जब हम 9th 10th में जाएंगे तो उसमें और ज्यादा आपको इसमें डिटेल में पढ़ने को इसमें मिलेगा। जितना इधर पे दिया हुआ है जिस लेवल का, उस लेवल का आप इसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, अब हम रबी की फसल देखेंगे। तो आपकी जब वर्षा ऋतु में क्या की जाती है, खरीफ की फसल होती है, तो रबी की फसल कब होती है, आपकी शीत ऋतु में होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आपकी फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, चना, मटर, सरसों और अलसी की फसल होती है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। इसको आलसी मत कर दीजिएगा, इसको अलसी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखेंगे
कई स्थानों पर दालों और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो आपको रबी और खरीफ की फसलें अलग अलग याद करके रखनी है। खरीफ में हम धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास याद करेंगे और रबी की में हम गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी याद करके रखेंगे। आधारित फसल पद्धति, अब देखिए आधारित फसल पद्धति क्या है। धान को शीत ऋतु में क्यों बोया जाता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि धान को हम शीत ही ऋतु में क्यों बोते हैं। तो देखिए धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु धान को हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते। वो जो बोल रहा है कि धान को हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, तो जो आपका धान होता है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही अधिक उसमें क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। अब शीत ऋतु में हम उसको उगाएंगे, वर्षा ऋतु में उसको नहीं उगाए तो वो फसल क्या होती है, पनप नहीं पाती है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर साइड चले जाए तो वहां पे सेब की खेती होती है। ठीक है, अब कोई कहे कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के सेब की खेती मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कर दी जाए तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में ही सेब की खेती होती है, तो टेम्परेचर, आर्द्रता के हिसाब से ही फसल वहां पे बोई जाती है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं किसानों को। ठीक है, आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते हैं। तो देखिए नॉर्मल से फूल पत्ती लोगों के घर में लगे होते हैं और आप उसको उगाते हैं तो उसकी भी देख रेख करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पौधे एक बार लगा दिए तो आराम से वो फल फूल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसमें पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, उसको उसकी मिट्टी में देखना पड़ता है कि क्या है, और उसमें हर चीज कृषि पद्धति उसको कहते हैं। तो ये क्रियाकलाप जो आपका है, इस पूरी पद्धति को हम कृषि पद्धति कहेंगे। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं, तो देखिए इसको क्रियाकलाप को, तो इधर पे ये देखिए आपकी कृषि पद्धति क्या है। सबसे पहले क्या किया जाता है, हो सकता है एग्जाम में आपका इधर से क्या होता है, क्रम बनाने के लिए आ जाता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा किस प्रकार का इसका क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी तैयार की जाती है। क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर उसमें बुआई की जाती है, यानी दाने डाले जाते हैं, बीज डाले जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, बीज डालने के बाद उसमें खाद एवं उर्वरक देना पड़ता है, खाद एवं उर्वरक देना पड़ेगा। इसके बाद उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, इसके बाद उसकी खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ेगी, इसके बाद उसकी कटाई भी करनी पड़ेगी, इसके बाद उसको फसल को भंडारण भी करना पड़ेगा। अगर हम फसल का भंडारण ठीक से नहीं करेंगे तो फसल का नुकसान हो जाता है। मिट्टी तैयार करना, फर्स्ट यहाँ पे डिटेल में आप सारे दिए हुए हैं, जो भी इधर पे इतने दिए हुए हैं, सातों मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, आपका प्रथम चरण है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए मिट्टी को अगर हम पोला नहीं बनाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इससे क्या होता है, जड़ें भूमि में गहराई तक नहीं जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। अब क्या होता है, अगर मिट्टी पोली है, अगर जड़ें गहराई तक चली जाती हैं तो वो आराम से वहां पे शोषण कर सकती हैं, क्योंकि देखिए सांस लेने की उनको जरूरत होती है जड़ों को। ठीक है, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता करती है। अब आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिए जाए, बिल्कुल कहीं से अगर कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं, तो आपको घबराहट होने लगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहां पे आपको घुटन महसूस होने लगी। तो इसी प्रकार की अगर मिट्टी पोली नहीं होगी, बहुत ही कठोर मिट्टी होगी, तो जड़ों को सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, तो वो ठीक से शोषण नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार से आगे देखिए, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। यानी जो उसमें केंचुए रहते हैं और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो उनकी भी वृद्धि के लिए पोली मिट्टी सही रहती है, क्योंकि वो आसानी से अंदर जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। अगर मिट्टी कठोर होगी तो वो ये सब क्रिया नहीं कर सकते हैं। यह जीव किसानों के मित्र कहलाते हैं। तो देखिए जो मैंने इधर पे आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, किसानों का मित्र कौन सा जीव कहलाता है। तो देखिए जो केंचुआ होता है तो वो किसानों का मित्र कहलाता है, क्योंकि मिट्टी को पोला बनाने में उसकी सहायता, किसानों की सहायता करता है। अब कैसे करता है इसको देखते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करता है, मिट्टी को ये पलटता है और उसको पोला करता है, कौन, केंचुआ, तथा ह्यूमस बनाते हैं। और क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस आप जानते हैं कि जो आपके
जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों बच सके? अब वो रखा है कि मिट्टी को पलटना भी जरूरी क्यों है, या फिर उसको पोला करना जरूरी क्यों है। तो आइए इसको देखते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। क्या होता है कि उसमें सजीव भी रहते हैं, जैसे आपने अभी देखा कि सूक्ष्म जीव रहते हैं, केंचुआ रहता है, और उसमें खनिज, जल, वायु भी रहती है। इसके अतिरिक्त मृत पौधों एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। क्या होता है, इसके अतिरिक्त इसमें वो रखा है मृत पौधे यानी मरे हुए पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। अब क्या होता है, मिट्टी में पौधे और जंतु मर जाते हैं तो वो कैसे अपघटित होते हैं? तो जो छोटे छोटे उसमें जीव रहते हैं वो ही उन्हें अपघटित कर देते हैं और मिट्टी में उसकी पोषक क्षमता बढ़ा देते हैं मिट्टी की। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं। अब जो मृत जीवों में पोषक पाए जाते हैं वो मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं, यानी मिट्टी में छूट जाते हैं। और अब क्या होगा कि मिट्टी में पोषक तत्व आ जाएंगे। यह पोषक तत्व पौधों द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब देखिए, जब वो पोषक तत्व क्या हुए, मिट्टी में मिल गए, अब मिट्टी में जो पौधे हैं वो पौधे फिर से क्या करेंगे, इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका क्रम चलता रहता है, क्योंकि ऊपरी परत के, अब इधर पे देखिए, ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। क्योंकि अगर हम मिट्टी को थोड़ी और नीचे जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उधर पे कंकड़ पत्थर मिलने लगेंगे। अब अगर मिट्टी में कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं तो फिर क्या होगा, उधर की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी। तो कुछ सेंटीमीटर की ही मिट्टी उपजाऊ होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको उल्टा पलटा जाता है और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं, आराम से पोषक तत्वों का उपयोग कर लेंगे पौधे। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मिट्टी को उलटना पलटना क्यों आवश्यक है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। इसे हल चलाकर कर सकते हैं, इसे हम, मैंने बोला था कि आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसे हल चलाकर कर सकते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि हल कैसा होता है। इधर पे दिया हुआ है, ये आपका हल इधर पे ये बना हुआ है, इधर पे नीचे, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे हल। तो देखते हैं किस प्रकार से हल चलाया जाता है, किसान इसको किस प्रकार से खेत की जुताई करता है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ही अधिक मिट्टी सूखी है और बहुत ही अधिक कठोर है, तो वो क्या होगी, जल्दी से जुताई भी उसमें नहीं हो पाएगी, उसमें परेशानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर लोहे का हल है तो हो सकता है टूट जाए। वैसे बहुत मजबूत होते हैं, उनका जो फाल होता है वो लोहे का होता है, लकड़ी का नहीं होता है, तो टूटते नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही उसमें मेहनत लगे, तो अगर हम हल से कर रहे हैं तो उसमें बैलों की एक जोड़ी लगती है उसमें हल से, तो उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए उसमें तो हल्का सा पानी दे दिया जाएगा जिससे कि उसमें नमी आ जाए। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं। अब देखिए, जब मिट्टी को उल्टा पलटा जाएगा तो ढेले, उसमें इतने बड़े बड़े ढेले हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर हम खेती करते हैं तो परेशानी होगी। अब इनका क्या होगा, इन्हें एक पाटल यानी एक लकड़ी का इतना गट्ठा होता है, इतना चौड़ा पाटा सा होता है, उसको हम पाटल कहते हैं, और ट्रैक्टर में पीछे बांध के इसको पूरे खेत में घुमा दिया जाता है। तो जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं वो इस पाटल से टूट जाते हैं, क्योंकि पाटल काफी भारी होता है लकड़ी का, ठीक है, तो टूट जाते हैं। तो पाटल से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। समतल यानी एक जैसा करना आवश्यक है, नहीं तो उसमें ना तो हम क्यारियां बना सकते हैं और ना ही ठीक से उसकी सिंचाई कर सकते हैं, ना ही ठीक से उसमें बुवाई कर सकते हैं। और जो ये समतल का कार्य कौन करता है, ये आपका पाटल द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि पाटल किस प्रकार का होता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दे दी जाती है, जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। क्या किया जाता है, बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है, अगर मिट्टी वहां की ज्यादा बिल्कुल एकदम सूखी मिट्टी है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे यूपी में क्या करते हैं कि अगर एक बारिश हो जाए फिर खेत की जुताई करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं, तो उसमें वैसे ही नमी आ जाती है एक बार इसके बाद। अब देखिए, कृषि औजार, तो क्या क्या है कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। तो ये चीज तो आप जानते हैं कि मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने प्रमुख औजार हैं। तो ये जो आपके औजार हैं इसको आप याद कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा औजार है जो आपका कृषि औजार नहीं है, या इनमें से कौन सा औजार है जो आपका कृषि औजार है। तो हल, कुदाली, कल्टीवेटर। अब देखिए, हल तो हम देख चुके हैं, और भी चीजें आगे कल्टीवेटर, कुदाली सारी देखेंगे।
अब देखिए हल, अब इसमें हल दिया हुआ है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार, अब देखिए हल के क्या क्या इधर पे उपयोग है कि एक तो जुताई में किया जाता है, दूसरी बात खाद उर्वरक मिलाने के लिए किया जाता है, दूसरा खरपतवार, तीसरा आपका खरपतवार निकालने के लिए। खरपतवार आगे समझेंगे कि क्या होता है। मिट्टी खुरचने यानी मिट्टी वहां पर बहुत कठोर है तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए भी किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, लेकिन इसमें जो फाल लगी होती है वो लोहे की लगी होती है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य दो पशुओं, और बैलों की जोड़ी भी हो सकती है और घोड़े या ऊंट भी हो सकते हैं, के द्वारा खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे हम फाल कहते हैं। अब जो लोहे की जो मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है उसे फाल कहते हैं। यही क्या करती है, मिट्टी को अलट पलट करने में हमारी सहायता करती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, एक मिनट रुकिए इसको सारा समझ लेंगे, जिसे हल सेप्ट कहते हैं। इसकी एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। तो देखिए इसको आप देख लीजिए इधर पे कि क्या है कि देखिए दो बैल और एक आदमी इसको आसानी से चला सकता है। तो इधर को इसका जो हैंडल होता है, ये वाला हैंडल, इसका जो ये वाला हैंडल है, बैलों की गर्दन पे इस प्रकार से एक डंडा लगा होगा और ये वाला हैंडल इसमें बंधा होता है। ये वाला हैंडल, ये वाला जो आपका होता है, तो इस प्रकार से आपका खड़ा फाल होगा इस साइड से, और जो आपकी लोहे की जो इधर पे पत्ती लगी हुई है इसको फाल कहते हैं। ये फाल इधर पे आपको दिख न रही है जमीन में, इधर पे है, क्योंकि जो लोहे की फाल है। अब बैल क्या करेंगे, इधर से बैल आगे की ओर जाएंगे तो वो फाल आगे की ओर जमीन को जोतता चला जाएगा। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कुदाली। यह एक सरल औजार है, कैसा है, सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने, फावड़ा सुना होगा आपने, फावड़ा, ठीक है, या फिर बेलचा सुना होगा, उसी प्रकार का एक कुदाली होता है, ठीक है, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिससे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी प्लेट होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो इसमें ये आपकी कुदाली बनी हुई है, इसमें से एक सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है और इसमें ये मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये मिट्टी को क्या करती है, उलट पलट करती है, खरपतवारों को भी निकाल देती है आसानी से, ठीक है। आगे देखिए कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कैसे की जाती है, कल्टीवेटर से की जाती है जुताई आजकल ट्रैक्टरों के द्वारा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है हल से जुताई करने में, ठीक है, और ट्रैक्टर से जुताई करने में उतना मेहनत नहीं लगेगा। इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो उससे हमें चीजें सरल हो रही है। तो देखिए कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जैसा कि आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा उसमें मेहनत लगती है हल में, लेकिन इसमें क्या होगा, कल्टीवेटर में इसमें श्रम भी कम लगेगा, क्योंकि ट्रैक्टर चलाते जाना है, ठीक है, एक व्यक्ति बैठ जाएगा, ट्रैक्टर चलाते जाएगा और ट्रैक्टर चलता जाएगा, तो ये कल्टीवेटर आगे इसको मिट्टी को क्या करेगा, जोतता जाएगा। और देखिए जो समय की बचत होती है, तो नॉर्मल सी बात है, समय की बचत होगी। और एक बात और होती है, उसमें लोहे की फाल एक थी हल में, लेकिन अब इसमें देखेंगे ना कल्टीवेटर में, तो कम से कम 8-10 फाल इस प्रकार से इसमें ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के इधर पे दिखाती हूँ, इस प्रकार से एक होगा और उसमें इस प्रकार से कई फाल ऐसे लगे होते हैं। मेरे ख्याल से 8-10 तो लगे होते हैं लगभग। अब देखिए कहाँ एक फाल और कहाँ 8-10 फाल, तो कितनी आसानी से कार्य आपका हो जाएगा। देखिए कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए इधर पे दिखाया गया है। अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे, आपका जो है बुआई, ठीक है। अभी हमने जुताई वगैरह देखा, अब देखिए बुआई देखेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। नॉर्मल सी बात है, हर चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन बुआई और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बीजों की चयन अच्छे से नहीं करेंगे, बीज अगर अच्छी गुणवत्ता के नहीं होंगे, तो जो भी श्रम हम करेंगे भंडारण तक, लास्ट तक, वो हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि फसल ही हमारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमने जब बीजों का ही अच्छे से चयन नहीं किया है, तो फसल कहाँ से अच्छी हो जाएगी। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी किस्म के साफ एवं स्वास्थ्य बीज होने चाहिए। किसान अधिक उपज वाले बीजों को प्राथमिकता देता है, यानी वो अधिक उपज वाले बीजों को लेता है किसान। नॉर्मल सी बात है, लेगा, जब उसको इतना श्रम करना है खेती करने में, तो वो अच्छी फसल पैदा करने के लिए ही बीज लेगा, तो वो अच्छी
अच्छे स्वस्थ एवं साफ बीज लेगा। ठीक है, अब देखिए बीजों का चयन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक दिन पहेली ने देखा, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही थी। क्यों बर्तन में पानी डाल रही थी? कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो देखिए बीज क्योंकि वो हल्के हैं, क्योंकि उनमें अंदर जो है वो उसमें कुछ ठीक से उसमें जो खोखला पड़ा हुआ है, अंदर से क्षतिग्रस्त है, यानी कीटों ने उसको खा लिया है। क्योंकि देखिए फसल में भी कीट लग जाते हैं और हम बीज भंडारण करते हैं उसमें भी कीट लग जाते हैं। तो जो वो बीज हैं वो खोखले हैं अंदर से। अब जब बीज खोखला है अंदर से और क्षतिग्रस्त है वो अंदर से, तो अगर हम उसको बुआई कर देंगे उस बीज की तो कैसे फसल अच्छी होगी। तो पहले हम बीजों का चयन करेंगे, इसके बाद ही हम उसकी बुआई करेंगे। अब देखिए परंपरागत औजार कौन कौन से हैं? परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। अब देख लीजिए, इसको दिखा देती हूँ मैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर या 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजारा जाता है। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीजों द्वारा स्थापित कर दिए जाते। तो पहले ये वाला चलता था आपका। इसमें क्या होता था कि जो आपका इधर पर कीप दिखा रहा है ये लंबा सा, और इधर पर नीचे 2-3 पाइप इसमें छोटे छोटे लगे होंगे। अब इस कीप में ऊपर से दाने डाले जाएंगे तो इस पाइप से आएंगे नीचे नीचे और इसमें इस प्रकार से बोपते जाएंगे। ठीक है, मिट्टी में अंदर स्थानांतरित होते जाएंगे। तो पहले इस प्रकार का सिस्टम चलता था, यानी एक व्यक्ति क्या करेगा, हल टाइप का इसको चलाता जाएगा उस कीप को लगा के। हल नहीं, लेकिन हल जैसा ही इसमें चलाया जाएगा इसको। तो एक व्यक्ति इसको चलाएगा और एक बैलों की जोड़ी लगेगी, यानी 2 बैल लगेंगे और एक व्यक्ति और होगा जो उसमें बीज डालेगा कीप में, क्योंकि कीप ज्यादा बड़ी नहीं होती हो ना उसमें ज्यादा बीज डल पाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति उसमें बीज डालेगा, फिर धीरे धीरे मिट्टी को भेदकर बीज क्या होंगे उसमें स्थापित होते जाएंगे। लेकिन अब क्या है, आपका सीड ड्रिल चलने लगा। अब क्या चलने लगा? अब देखिए इसमें कीप देखा हमने, अब क्या हुआ आपका, अब क्या हुआ, सीड ड्रिल चलने लगा। अभी कीप द्वारा पहले चलते थे, अब सीड ड्रिल। तो देखिए वो आपका जो कल्टीवेटर और सीड ड्रिल है आपको देखने में क्या लगेंगे, एक से लगेंगे, लेकिन उसमें क्या था, उसमें फाल थे, यानी उसमें नुकीले फाल थे। लेकिन इसमें सीड ड्रिल में क्या है, इसमें नुकीले फाल ना होगा, ये पाइप में ऊपर से डाला जाएगा गेहूं और इस प्रकार से क्या करेंगे, पूरे इधर पे पाइपों में स्थानांतरित होते जाएंगे और नीचे नीचे मिट्टी में धंसते जाएंगे। इस प्रकार से इसकी बुवाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपका कल्टीवेटर और सीड ड्रिल में यही अंतर है कि इसमें पाइप लगे होंगे और उसमें फाल लगे थे। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, इसका हम ट्रैक्टर से आराम से इसको चला सकते हैं, तो हमें कम टाइम और कम परिश्रम लगेगा का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती। अब इसमें क्या होता है, इससे दूरी समान बनी रहेगी, क्योंकि एक पाइप इधर है एक पाइप इधर है, तो एक बीज इधर होगा एक बीज इधर होगा, तो इस प्रकार से आपकी बनी रहेगी दूरी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अधिक गहराई तक इसको कर देता है। अब देखिए कि क्यों ढकना क्यों जरूरी है, मिट्टी से बीजों को ढकना क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है, जब तक बीज अंकुरित नहीं होता है तब तक पक्षी क्या करते हैं, सारे बीज उठा के ले जाते हैं और फसल का नुकसान हो जाता है। तो जिससे पक्षियों द्वारा बीजों से रोकने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अब देखिए किसान जो है पूरे दिन खेत में तो बैठा नहीं रहेगा कि उधर पे पक्षी भगाता रहे, तो उसमें नुकसान नहीं होगा। इसलिए सीड ड्रिल से उसमें बीज बो जाएंगे, तो सीड ड्रिल थोड़ा नीचे की साइड बीज को कर देता है, जिससे पक्षी जो है बीज को आसानी से नहीं उठा सकते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। नॉर्मल सी बात है, वो तो आपकी कल्टीवेटर में भी हुई थी, यहाँ पे सीड ड्रिल में भी हो गई। अब आगे देखिए, ऐसे विद्यालय, एक मेरे विद्यालय, जो पूछा है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं भी। इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, तो पहले उसको बताती है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, फिर उसको रोपित किया जाता है, यानी डायरेक्ट उसका बीज बोने से फल वो पौधा वहां पे नहीं उगेगा। पहले पौधशाला में उसको उगाया जाएगा, फिर पौधों को धीरे धीरे रोपा जाएगा। जैसे धान की खेती आपकी होती है, ठीक है, कुछ वनीय पौधे व पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो धान की खेती होती है, लेकिन कुछ साग के पौधे, कुछ फूलों के पौधे, कुछ फलों के पौधे भी आपके रोपित विधि द्वारा होते हैं। आगे देखिए, पौधों का अत्यधिक घने होने के कारण, घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, क्यों जरूरी है, इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, इस प्रकार से आपके इधर पे पौधे लग गए, ठीक है, इधर पे बहुत सारे पौधे लग गए। अब क्या होगा, ना तो इन्हें ठीक से सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा और ना ही उतनी सी जगह में इनको ठीक से पोषक तत्व मिल पाएंगे, ना ही पर्याप्त मात्रा में इनको जल
जल मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, सब पौधे आपके खराब हो जाएंगे और एक भी पौधा अच्छे से खेती में आपका पनपेगा नहीं उधर पे। तो क्या होता है कि जब इतने ज्यादा घने पौधे हो जाएं तो बीच बीच में से उनकी उचित दूरी बना के उस घनेपन को हटा दिए जाते हैं, यानी थोड़े थोड़े पौधे उसमें से निकाल दिए जाते हैं, जिससे फिर उनको पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश, पानी अच्छी मात्रा में मिलने लगता है। देखिए 1 घंटे से ऊपर वीडियो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, अब आपका तीसरा प्रक्रम आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो देखिए खाद अलग चीज है, उर्वरक अलग चीज है, ये इससे समझते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों अलग है। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो बूझों को डाउट है कि क्यों उगते हैं। तो देखिए उनका जो उन्हें खाद या उर्वरक होता है या फिर खनिज पदार्थ होते हैं, तो पौधों में अगर कमी हो जाए तो वहां पे फसल अच्छी नहीं हो पाती है। वो मिट्टी अच्छी ना होना, यानी उसमें खनिज पदार्थ अच्छे नहीं है, तो फसल उधर पे आपकी अच्छी नहीं उग पाएगी। अब आगे देखिए, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। नॉर्मल सी बात है कि जो मिट्टी होती है वो फसल को क्या करती है, खनिज पदार्थ प्राप्त करती है, जल भी प्राप्त करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखिए खनिज पदार्थ बहुत जरूरी है, नहीं तो पौधे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि आप खाना मत खाइए, अब आप खाना नहीं पाएंगे तो आपकी किस प्रकार से आप अच्छे से ग्रोथ करेंगे, किस प्रकार से आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। तो इसी प्रकार से जो आपका पौधा होता है उसको भी खनिज की जरूरत होती है, नहीं तो वो अच्छे से वृद्धि नहीं करते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाया करते हैं। तो उगाता रहता है किसान, ऐसा क्यों करता है कि एक टाइम एक फसल उगाई, दो चेंज करके दूसरी फसल उगा दी। तो देखिए बहुत ही जरूरी होता है कि समय समय पर फसल को चेंज किया जाए। तो देखते हैं आखिर क्यों ऐसा करना जरूरी है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा। तो देखिए उधर पर पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम तक खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्या उससे क्या होता है, भूमि वहां की बंजर होना स्टार्ट हो देती है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो देखिए जब हम लगातार फसलों को उगाएंगे तो पौधे लगातार मिट्टी से पोषक लेते रहेंगे, तो वहां पर फसलों की कमी होने लगती है। अब इससे क्या होता है, इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान पौधों में खाद डालते हैं। अभी जो कमी हो गई उसको पूरा करने के लिए खाद डाला जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि खाद कब डाला जाता है और क्यों डाला जाता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम, खाद देना कहलाएंगे। यानी कुछ पोषक तत्वों की जब खेत में कमी हो जाएगी, फसल में कमी हो जाएगी, तो हम उसको खाद देंगे। तो इस प्रकार को हम खाद देना कहते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अपर्याप्त खाद देंगे आप अगर पौधों में, तो पौधे क्या करेंगे, कमजोर हो जाएंगे। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है। तो देखिए खाद जो है वो आपका जैविक पदार्थ है, यानी कार्बनिक और जैविक पदार्थ यानी रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा, खाद और उर्वरक में अंतर होता है, आगे हम देखेंगे, जो कि पौधों तथा जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। तो खाद आपका प्राप्त कहां से होता है, तो पौधों के जो अपशिष्ट बचे होते हैं और जो जंतुओं के अपशिष्ट बचे होते हैं उनसे जो बनता है वो खाद बनता है, ठीक है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं, यानी गड्ढा किया जाएगा, किसान करेगा, उसमें क्या करेगा, टूटे वो पौधों की पत्तियां वगैरह और उनकी डालियां वगैरह जो होंगी सब उसमें डाल देंगे। जंतु अपशिष्ट होंगे यानी गोबर वगैरह, वो भी एक गड्ढे में डाल देंगे तथा इसका अपघटन करने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, खुले में छोड़ देंगे अपघटन होने के लिए। तो क्या होता है, अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो आपको पता है कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा अपघटन होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग होते हैं। अब जब अपघटित हो गया, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है, जब वो अपघटित हो गया तो उसको हम खाद कहते हैं। अब आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने की विषय में पढ़ चुके। तो बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। जो केंचुआ क्या करता है, इन सबको वर्मी कंपोस्ट कर देता है और उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। जो भी अपशिष्ट हम गड्ढे में डालते हैं यानी उन चीजों का अपघटन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ज्ञात हो गई। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा कि इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको आगे छोड़ देंगे। इसको इधर से देखिए, उर्वरक क्या है, जो आपका उर्वरक है। अभी हमने खाद के बारे में पढ़ा, आपका जैविक है, ठीक है, जैविक पदार्थ है खाद, और
जंतु और पौधों के अपशिष्टों से बनाया जाता है। अब उर्वरक, ठीक है, उर्वरक कैसा है, तो इधर पे देखिए इसमें डिफरेंस के उर्वरक आपका रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। वे खाद से कैसे भिन्न है, तो देखते हैं ये कैसे भिन्न है। तो जो आपका उर्वरक है वो कैसे बनाया जाता है, मेन चीज तो यही होगी। अभी खाद हमने देखा कैसे बनाया जाता है, अब मेन चीज होगी कि आपका उर्वरक कैसे बनाया जाता है। तो उर्वरक का जो उत्पादन होता है, यानी जो उर्वरक बनता है वो आपका फैक्ट्रियों में बनता है। और खाद कैसा था, आपका खेतों में, खुले मैदान में, गड्ढे में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कैसे बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है। उर्वरक के कुछ कौन कौन से, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। तो ये चीज आपकी उसमें होती है, ठीक है, उर्वरक में। ये आपके उर्वरकों के इसमें नाम दिए हुए हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी अगर पोषक तत्वों की कमी है, अगर हम उसमें उर्वरक देते हैं तो जो आपकी खाद, वो गेहूं, धान, मक्का जैसी फसल है उसकी उपज अच्छी होगी। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। यानी इनके कहने का मतलब है जो हमारे उर्वरक होते हैं उनकी हम अत्यधिक मात्रा में डाल दें, यानी मिट्टी को, अभी आप बताइए जैसे सब्जी में नमक डाला, ठीक है, अगर 1 चम्मच नमक डालना चाहिए सब्जी में, मैंने डाल दिया 2 चम्मच, तो क्या होगा, सब्जी आपकी खराब हो जाएगी और शायद आप बिल्कुल सब्जी खा ना सकें, क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज्यादा खारापन आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें होगा कि क्या होगा, उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग से, यानी जितनी मिट्टी में जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अगर हम उर्वरक डालते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसमें कमी आ जाएगी, यानी मिट्टी खराब होना स्टार्ट कर देगी। और क्या होता है कि उर्वरक अगर अत्यधिक मात्रा में डालें, ठीक है, जितना उपयोग नहीं है उतना मिट्टी में डल जाए, तो ये पानी में बह के भी पानी को भी गंदा करते हैं, क्योंकि ये पानी में भी बह के चले जाते हैं बरसात के मौसम में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी चेक करवाओ सबसे पहले और फिर उसमें उर्वरक डालो, तो उससे क्या होगा, फसल भी आपकी अच्छी होगी और मिट्टी और पानी में उसमें क्या होगा कि उसको प्रदूषित भी नहीं करेगा। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह जल प्रदूषण भी कर देता है। जैसे हमने उर्वरक डाला तो वो मिट्टी में बह के चला जाता है, मिट्टी में बरसात के मौसम में, तो वो जल में मिल जाता है, और जल में मिलेगा तो जल को भी प्रदूषित कर देगा। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। हमें अधिक उपयोग किसका करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जैविक खाद में क्या होता है, ना तो जल प्रदूषण होता है और ना ही उर्वरकता इसकी जाती है। हम ज्यादा मात्रा में भी डाल दें अगर जैविक खाद थोड़ा, तो उसमें भी नुकसान आपका नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि अधिकतर जैविक खाद का उपयोग किया जाए। अब आगे देखिए, 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। कितने कम समय के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि खेत को मतलब खेती करते रहना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने साल 2 साल 5 साल 6 साल के लिए छोड़ दी फिर आप खेती करने जाएंगे तो उसमें खेती उधर पे आपकी नहीं होगी, तो कुछ समय के लिए छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। क्या होता है, जो हम खाद का उपयोग करते हैं तो इसमें मिट्टी के गठन यानी मिट्टी को बांध के रखना एवं और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि, यानी जो जहां मिट्टी होगी वो उसमें वो मिट्टी क्या करेगी, जल को भी आसानी से और अधिक मात्रा में उसका अवशोषण कर पाएगी। अवशोषण यानी उसमें आराम से जल क्या होगा, रिसता जाएगा, यानी उसकी रिसने की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी खाद से। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये पोषकों की प्रतिपूर्ति होती रहती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। अब देखिए, फसल चक्रण होता रहता है, यानी एक फसल लगी फिर दूसरी फसल लगी फिर दूसरी फसल लगी फिर मतलब इस प्रकार से चलेगा, तो उसमें पोषकों की क्या होती रहती है, प्रतिपूर्ति होती रहती है। यह एक फसल के आपका फसल चक्रण क्या है, एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल लगातार क्रम में उगा कर किया जाता है। फसल चक्रण कैसे होता है, एक प्रकार की फसल उगाई जाएगी फिर दूसरी प्रकार की फसल उगाई जाएगी, यानी एकांतर क्रम में उगाई जाएगी फसल। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, तो अभी भी देखिए कि क्या होता है, और मतलब पहले क्या करते थे, उत्तर भारत के किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और दूसरी ऋतु में क्या करते थे, गेहूं उगाते थे, ठीक है। इसलिए इससे उनका लेवल बना रहता था, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। तो पहली बात तो देखिए, कक्षा 9th का जो आपका साइंस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, वहां पे आपका नाइट्रोजन चक्र दिया हुआ है, तो उसको जाके आप देख लीजिए, लास्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है।
तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसको देखिए, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्चक्रण पूरित होता रहता है। तो देखिए नाइट्रोजन का पुनः पूरण होना भी मिट्टी में जरूरी है, तो ये होता रहता है। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, यानी किसानों को समझाया गया, उनको बताया गया कि क्या करना चाहिए। आपको फसल को एक फसल फिर दूसरी फसल अलग अलग फसलें उगानी चाहिए, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यहाँ पे होता रहेगा आपका। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत ही इंपोर्टेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया है। दूसरा इधर से आपको याद होना चाहिए कि जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कौन सी फसल के जड़ों में पाया जाता है। तो आपका फलीदार फसलों की जड़ों में पाया जाता है, यानी जैसे आपका मटर और जो दालें होती हैं ना, हमारी दालें, वो सारी आपकी फलीदार फसलों में आती हैं। और इसको विज्ञान की भाषा में आप लेग्यूमिनस फसल हम इसको कहते हैं। लेग्यूमिनस यानी फलीदार को क्या करेंगे, बोलेंगे लेग्यूमिनस बोलेंगे। तो ये जो होता है, जो आपका राइजोबियम जीवाणु होता है, क्या करता है, जो आपकी लेग्यूमिनस होते हैं उन पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। उनमें क्या होते हैं, जड़ों में तो छोटे छोटे पुट्टिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, तो उनमें उधर पर बनी रहती हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन पौधे नहीं ले सकते हैं, लेकिन पौधों को क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कैसे लेंगे, उनका स्थिरीकरण होने के बाद ही नाइट्रोजन को उपयोग में ला सकते हैं। तो राइजोबियम जो आपका जीवाणु है वो उसका उपयोग में वो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता रहता है, वो पेड़ पौधे उसको आसानी से ले सकते हैं। अब देखिए उर्वरक और खाद, तो आपका उर्वरक खाद में यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, कैसा है, ये अकार्बनिक है, ठीक है, यानी इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, खाद प्रकृति में पाया जाता है, नॉर्मल सी बात है। अब गोबर उबर से खाद बनाया जाएगा, सब्जियों के छिलके वगैरह से खाद बनाया जाएगा, तो प्रकृति में ही पाए जाते हैं। जो गोबर मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से के विघटन से होता है, यानी पौधों के अवशेष, यानी डाल वगैरह टूट गई, सड़ गए पौधे, लकड़ी वगैरह डली, तो उससे बन जाएगा। और दूसरा आपका गोबर से और मानव अपशिष्ट से बन जाएगा। तीसरी बात दूसरा इधर पे अंतर देखिए आप, कार्बन का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, वो उर्वरक का उत्पादन आपका फैक्ट्रियों में होता है, और ये आपका खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा देखिए, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जो आपकी उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। तो इधर पे हमारा नुकसान है कि अगर हम उर्वरक ज्यादा डाल रहे हैं तो उसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए ह्यूमस क्या होता है, कि ह्यूमस आपका क्या होता है कि पेड़ पौधे आपके सड़ गए या मर गए और जीव जंतु मर गए, तो वो आपका ह्यूमस होता है। अब वो ह्यूमस तो आपके इधर पे खाद से ही मिल सकता है। तो ह्यूमस की प्रचुर मात्रा कहाँ से मिल जाती है, हमें खाद से मिल जाती है, ना ही उर्वरक से। आगे देखिए, उर्वरक में पादप पोषक जैसे पोटेशियम के नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो पादप पोषक होते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और तो ये सब चीजें आपकी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं उर्वरक में। अब ये क्या होता है, इधर पे ये चीज खाद में नहीं ज्यादा होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं, तो ये चीज यहाँ पे कम पाई जाती है, इससे हमारा नुकसान हो जाता है। अब देखिए क्या है कि दोनों चीजें उपयोग में लानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उर्वरक डालते हैं तो नुकसान है, अगर हम खाद डालते हैं तो भी हमारी खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं खाद के लाभ। क्या क्या है खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, उर्वरक से अच्छी तो है खाद, तो इसका कारण देख लीजिए कि इसके लाभ क्या क्या है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता आपकी अच्छी होती है, तो आप पढ़ चुके हैं अभी कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो अच्छी होती है, यानी मिट्टी ज्यादा जल धारण उधर पर कर सकती है, और जल धारण करेगी तो और अच्छी आपकी खेती अच्छी भी होगी, तो ये चीज इधर पे लाभ हो जाएगा। दूसरी बात, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और सरंध यानी छिद्रों युक्त हो जाती है, यानी उसमें छिद्र हो जाते हैं मिट्टी में, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, यानी उसमें आसानी से गैस चली जाती है अंदर की साइड, और आसानी से गैस चली जाएगी तो उधर के जो जीवाणु आसानी से वृद्धि कर सकेंगे, यानी केंचुए वगैरह उधर पर सूक्ष्म जीव आसानी से ज्यादा होंगे। केंचुए तो क्या करता है, मिट्टी को पोला करने में किसान की सहायता करते हैं, क्योंकि वो किसान का मित्र होता है। इससे मित्र जीवाणु केंचुए की बात कर रहा है की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए केंचुओं की वृद्धि भी जरूरी है, तो अगर मिट्टी भुरभुरी और सरंध है तो गैस अंदर आराम से चली जाएगी मिट्टी के, तो आराम से क्या होगा, केंचुओं की वृद्धि हो जाएगी। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी का गठन भी इधर पे जैविक खाद से सुधर जाता है। अब देखिए सिंचाई देख लेते हैं जल्दी, बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, इसको सिंचाई में देख लेते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, नॉर्मल सी बात है। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं
परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। तो देखिए जल का महत्व तो है ही, चाहे पौधों में हो चाहे हम में हो, तो जल तो चाहिए ही चाहिए। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधे क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि एक पौधा है, जड़ है, इस प्रकार से जड़ है और पौधा है, आपका पौधा है, तो ये क्या करेगा, मिट्टी है, इधर पे आपकी मिट्टी है, तो मिट्टी जड़ें क्या करेंगी, इस प्रकार से इसका अवशोषण करेंगी और जल को पूरे पौधे में फैला देंगी। ठीक है, ये हम बायोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे 9th और 10th में। 9th का आपका साइंस हो चुका है, उसमें मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण किया जाता है। तो देखिए खनिज और उर्वरक भी जड़ों के द्वारा ही पूरे ऊपर भाग तक पौधों में ले जाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का जो अंकुरण होता है, जो उसके नवोद्भूत होते हैं, स्थिति में नहीं होता, उनका अंकुरण क्या होगा, इसे ज्यादा शुष्क जगह में नहीं होगा, तो जल की जरूरत है। जल में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। अब जो जल में घुले हुए पोषक गए तो पौधों के एक एक भाग में सब जगह चले जाएंगे, एक एक पत्ती पे। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, फसल की पाले, और जब गर्म हवा चलेगी तो उससे रक्षा करेंगे। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है, तो इसको हम सिंचाई कहेंगे। देखिए अब मिट्टी में अगर हमें अच्छी से नमी चाहिए और फसल में वृद्धि चाहिए तो हमें नियमित रूप से उसमें जल देना पड़ेगा, और जल देने की इस प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। क्या कहेंगे, सिंचाई। सिंचाई का समय एवं बारंबारता, सिंचाई का समय यानी उसका टाइम, जिस टाइम पे हमें सिंचाई देना है, ठीक है, सिंचाई करना है, और उसकी बारंबारता फसलों की यानी बार बार सिंचाई करना। मिट्टी एवं ऋतु से भिन्न होती है, यानी मिट्टी उधर की कैसी है, तो आपकी ज्यादा पानी है मिट्टी में तो उधर पे कम सिंचाई करनी पड़ेगी, और ऋतु यानी वर्षा ऋतु है तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वर्षा ऋतु नहीं है तो सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो इस पर निर्भर करता है मिट्टी और ऋतु पे, ऋतु और मिट्टी पे निर्भर करता है क्या, सिंचाई। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी गर्मियों में पानी बार बार दिया जाता है। ऐसा क्यों है, तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि गर्मियों में जब जल नहीं होगा तो मिट्टी में नमी नहीं होगी, मिट्टी में नमी नहीं होगी तो फसल अच्छे से नहीं होगी। अब आगे देखिए, यह एक मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है। तो इसमें जल वाष्पन की दर तो इस सब चीजों से होता है। आगे देखिए, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मैंने पौधे सूख के मर गए थे, तो बूझो तो बेवकूफ रखा है नंबर 1 का, तो इसने क्या किया होगा कि पौधों में पानी नहीं दिया होगा, और पौधों में पानी नहीं दिया तो पौधे क्या हो गए, सूख गए। अब देखिए हमारे सिंचाई के स्रोत क्या हैं, तो देखिए सिंचाई के स्रोत आपके कुएं हो सकते हैं, जलकूप हो सकते हैं, ताल हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, नदियां हो सकते हैं, बांध हो सकते हैं, नहर हो सकते हैं। जो आपके पास में स्रोत है तो वो आपका हो सकता है स्रोत। और कहीं कहीं क्या होती है, कहीं कहीं तो निर्भर ओनली क्या होते हैं, कहीं कहीं क्या करते हैं लोग, किसान की ओनली बरसात के मौसम पर ही निर्भर रहते हैं, यानी बरसात आई तो ही आपका इधर पर पानी मिलेगा। अब देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके, तो क्या है सिंचाई के पारंपरिक तरीके, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके द्वारा क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग तरीके होते हैं खेतों तक पानी पहुंचाने का, कुओं और नहरों से निकालना। अब देखिए कैसे किया जाता है, मवेशियां तथा अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल की जाते हैं। हो सकता मजदूर पानी निकाल दें, हो सकता मवेशी भी पानी निकाले। यह बहुत सस्ते तो हैं, जो इन्होंने इधर पे बताए हुए हैं तरीके सस्ते तो हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत है। तो देखिए आपके तरीके कौन कौन से सिंचाई के, एक तो आपका मोट या घिरनी तरीका होता है, इधर पे इसके चित्र दिए हुए हैं, 1 मिनट रुकिए, चैन पंप होता है, दूसरा आपका ढेकली तरीका होता है, तीसरा आपका रहट यानी उत्तोलक तंत्र वाला तरीका होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं। तो देखिए जो आपका मोट तरीका इसमें दिया हुआ है, घिरनी तरीका, तो इधर पे आपका इस साइड से बैल होंगे जो आपको खींचेंगे, इस रस्सी को खींचेंगे तो कुएं में से क्या होगा, ऊपर साइड बाल्टी आएगा, यानी जो भी इधर पे इन्होंने लगाया हुआ है, और वो आएगा, और इधर से इन्होंने एक नाला बनाया हुआ है इधर से, और इस नाले में पानी इधर से डालते जाएंगे तो ये डायरेक्ट खेत में नाला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंचाई हो जाती है। तीसरी देखिए चेन पंप, तो चेन पंप से सिंचाई किस प्रकार होती है, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर से एक नाला बना हुआ है, और इसमें बस इसी प्रकार से आप देख लीजिए, और इसी प्रकार से आपका ढेकली होता है। और देखिए आपका रहट वाला क्या होता है, रहट वाला आपका बहुत इंपोर्टेंट है, रहट वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि पारंपरिक तरीके कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इधर पे जो आपको दिख रहा है इसका नीचे स्रोत कुआं है, ठीक है, उस साइड इसमें कुआं है, और ये इसके पूरा इधर से और इधर से इस वाले डंडे तक इसमें पूरा
पूरा सिस्टम नीचे नीचे से जुड़ा हुआ होता है। और अब ये बेल क्या करेगा, ये बेल इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से पूरा चक्कर लगाएगा, तो ये जो आपका ये वाला है ये चक्र भी आपका घूमेगा। और इसमें जो बाल्टियां डिब्बे लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, नीचे से पानी भर भर के इसमें चैन में लाएंगे। और जब इसमें भर के ये पानी लाएंगे तो ये नाले में कुड़ेल देंगे। नाला बना हुआ है और ये नाला आपका सीधा खेत में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताऊं इसको समझने के लिए, आप क्या करिएगा, उसमें डालिएगा कि रहट से खेती किस प्रकार की जाती है। यूट्यूब पे आप डालेंगे तो आपको काफी उसमें वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए वो तो पारंपरिक तरीके थे, अब देखिए आधुनिक तरीके कौन कौन से सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं, यानी जल का उपयोग अच्छे से हम कर सकते हैं, यानी जल अपना बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो देखिए छिड़काव तंत्र है नंबर 1, तो किस प्रकार होता है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी जो भूमि समतल नहीं होती, यानी भूमि एक सी नहीं होगी, तो वहां पे इसका छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ऊर्ध्व पाइपों यानी नालों की ऊपरी सिरे पर घूमने वाले, 1 मिनट रुकिए इसको दिखा देंगे, घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों एवं पौधों पर इस प्रकार होता है कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो देखिए जो आपका इधर पे छिड़काव तंत्र कहाँ दिया हुआ है आपका, हाँ इधर पे देखिए आपका छिड़काव तंत्र दिया हुआ है, एकदम आपका फुब्बारा होता है ना, फुब्बारा। तो इधर पे देखिए मेन पाइप है, मेन पाइप इधर पे जुड़ा हुआ है। अब ये पाइप क्या करेगा, ये इधर पे इससे जुड़ा हुआ है, इधर पे फिर छोटे छोटे पाइप जुड़े हुए हैं, इधर पे नोजल लगा होगा, तो फुब्बारे की तरह पानी को छिड़केगा इधर पे, ठीक है। तो होता है आपका छिड़काव तंत्र। इससे क्या होता है कि पानी इधर पर बर्बाद आपका नहीं होगा। और देखिए आपकी ड्रिप तंत्र, तो ये ड्रिप तंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे एक भी बूंद आपका पानी बर्बाद नहीं होता है सिंचाई में। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। क्या करता है, बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो इसको मैं ना पढ़ के आपको पढ़ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आपको इधर पे समझा दूंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेन जो आपका पाइप है और मेन पाइप इधर इस प्रकार से जुड़े होंगे, तो इसमें जो इधर पे जुड़ा होता है, तो इसका जो ये छोटा इधर पे छोटे छोटे जो पाइप लगे होंगे, वो छोटे पाइप डायरेक्ट जड़ों से जुड़े होते हैं, जड़ों से। और उसमें जड़ों में बूंद बूंद करके पानी गिरेगा तो डायरेक्ट जड़ में गिरेगा, क्योंकि जड़ में ही हमें पानी की जरूरत पड़ती है पौधों को। तो पानी क्या होता है, एक बूंद भी पानी आपका इधर से बर्बाद नहीं होता है। तो ये होती है आपका ड्रिप तंत्र। तो आपका चैप्टर अभी आपका बचा हुआ है काफी, और देखिए अब टाइम भी काफी हो चुका है, चलिए इसको पूरा ही कर देते हैं, देख लेते हैं इसका, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अभी आपका 3 पेज इधर पे बचा हुआ है, देख लीजिए, जल्दी जल्दी से कर लेंगे इसको थोड़ा। इधर पे देखिए कि हाँ देखिए खरपतवार से सुरक्षा। तो पहली बात तो खरपतवार होते क्या हैं, और इधर पे आप देखिए बूझो और पहली निकट के खेत, गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए हैं। तो जो बेकार के पौधे उग जाते हैं और क्या करते हैं, उधर से जल, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, तो ये सब चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है। वो पौधे भी क्या है, कुछ जहरीले पौधे हैं, उनको उगा के हम क्या करेंगे। तो खरपतवार हमें उखाड़ना उधर से बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। खेत में कई अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, यानी हम बीज नहीं डालते हैं तो वो अपने आप ही उगाते हैं, हम बीज नहीं डालते फिर भी उगाते हैं। तो ये अवांछनीय पौधे क्या होते हैं, आपके खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार को उखाड़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए आगे देखते हैं, खरपतवार निकालने को, खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। तो धीरे धीरे हमें खरपतवार हटा देने चाहिए। अब खरपतवार हटाने का टाइम क्या होता है, तो देखिए पहली बात तो इसको निराई कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर, फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बच्चे कम है तो आप आसानी से क्या करेंगे, आराम से आप अपना एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसी प्रकार इसमें होता है कि फसल इस प्रकार से आपकी बहुत ही पास पास है, बहुत ही स्पर्धा होगी, और स्पर्धा होगी तो आपकी जो आपके पौधे हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो क्या होता है कि एक पौधा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर है, और मान लीजिए आपके बीच बीच में खरपतवार है, यानी बिना मतलब के पौधे उग गए, तो इनको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये जो पौधे उधर से नीचे से फसल जो है आपकी, तो पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश, जगह, जल, ये सब क्या करते हैं, उसमें स्पर्धा करने लगते हैं खरपतवार, और लेना स्टार्ट कर देते हैं। और अब क्या होता है कि कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। अब उगते रहे तो बड़े हो जाएंगे, उनकी भी कटाई होगी। और मनुष्य व पशुओं के लिए विषैले भी होते हैं, तो देखिए विषैले भी हो सकते हैं। तो अगर हम छोटा ही पौधा उसको बढ़ने ही ना दें, छोटा ही पौधा निकाल दें उधर से खेत में से, तो हमें परेशानी नहीं होगी। खरपतवार हटाने एवं
उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। तो कौन कौन से तरीके अपनाता है? फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। पहले हम उसको जोत देंगे खेत को, तो वो खरपतवार आपके उखड़ जाएंगे, हट जाएंगे, उधर पे सूख जाएंगे खेत में, ठीक है। इससे खरपतवार पौधे सूख के मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी मिल जाएंगे तो हमें पोषक तत्व मिल जाएंगे। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? तो इस समय आपका पूछा जाता है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो देखिए, पुष्पण और बीज बनने से पहले इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ताकि इसका पुष्प और बीज ना बन पाए, और अगर बीज बन गया तो वो और ज्यादा फैल जाएगा, इसलिए इसको पहले ही उखाड़ दिया जाता है। तो देखिए, कुछ खरपतवार को किया जाता है, कुछ को जड़ों से उखाड़ दिया जाता है, कुछ को भूमि के निकट से काट दिया जाता है। समय समय पर काटते, अगर जड़ से उखाड़ देंगे तो सही रहता है, ठीक है, और अगर हम समय समय पर काटेंगे तो हमें बार बार काटना पड़ेगा, इसलिए हम उसको जड़ से ही निकाल के फेंक दें, वो ही अच्छी बात है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? खुरपी या फिर हैरो के द्वारा किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इसको खुरपी बोलते हैं। मैंने हैरो नाम तो एनसीईआरटी में ही सुना था। एनसीईआरटी अच्छे अच्छे नाम देती है, अच्छा देती है, वो सब मतलब ऐसी चीज देती है जो आपने सुना ही ना हो कभी। दूसरा क्या है? रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। तो रसायन डाले जाते हैं उसमें, खरपतवार नाशी बोलते हैं, जैसे जिससे क्या होता है कि वो खरपतवार पौधे वहीं के वहीं मर जाते हैं। जैसे इनके खरपतवार कौन कौन सी है? 2,4-D, ठीक है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है किसान, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। अब आप कहेंगे कि फसल को क्यों हानि नहीं पहुंचती? तो अब देखिए, अभी आपको बुखार है, आपको खांसी आ रही है, ठीक है, अगर आपने खांसी की दवाई ली तो क्या वो आपको बुखार पे इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी ना, फीवर पे इफेक्ट। इसी प्रकार अगर हम खरपतवार नाशी डालेंगे तो वो खरपतवार पे ही इफेक्ट करेगी, ना कि हमारी फसल पे। तो खरपतवार मर जाएंगे और हमारी फसल अच्छे से उग जाएगी। तो कैसे डाला जाता है? इसका छिड़काव किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है इसका छिड़काव। देखिए, ये व्यक्ति कर रहा है, इसमें एक फुब्बारा टाइप का होता है, इस डिब्बे में भर लिया जाएगा दवाई, और उसमें पाइप ऐसा जुड़ा होता है, इधर से इधर पे फुब्बारा लगा होता है, छिड़काव इधर पे होने लगेगा, तो बस कर देता है छिड़काव। और इससे क्या होता है? हम पे भी प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए, नाक पे कपड़ा बांध के इसको करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, कटाई को समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। उसे काटेंगे तो कटाई कहलाएगी। वो पक गई, अब इसको काटना स्टार्ट करेंगे। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ दिया जाता है, या उसे धरातल के पास से काट लिया जाता है। अब आसान है तो उसको हम उखाड़ के रख लेंगे, आसान नहीं है तो हम उसको काटेंगे दरांती से। क्या करेंगे? हंसी दरांती से उसको काटेंगे। एक अनाज फसल पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि कितना समय लगता है? 3 से 4 महीने आपका लगता है। और इसे आपको पूछा जा सकता है इधर से कि फसल की कटाई हम किससे करते हैं? तो आप किससे करते हैं? दरांती की सहायता से करते हैं। इसको हमारे यहाँ हंसिया भी बोलते हैं। तो जिसके यहाँ जो बोलते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए मुझको, ताकि मुझको पता चल जाए कि आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। दरांती से की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, हाथ से ही इसको काटा जाता है दरांती को पकड़ के, ठीक है। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसको हम हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। अब देखिए, थोड़ी मोड़ी खेती है, थोड़ी जगह में है, तो हम हार्वेस्टर वहां पे कहाँ मंगवाएंगे? तो हम दरांती से काट लेते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग कर दिया जाता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो बीज को और दानों को अलग करना, उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। यह कार्य कंबाइनिंग मशीन किससे किया जाता है? कंबाइनिंग मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त काम करती है। तो ये कंबाइन मशीन है, तो आपका हार्वेस्टर और थ्रेसर का काम कर देती है, यानी काट भी देती है। तो आपका काट भी देती है ये फसल को, और उधर पे उसको भूसे को और दानों को अलग कर देती है। आगे देखिए, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग करके अलग करते हैं। आप इसके विषय में पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों पढ़ तो चुके हैं। आपकी जो विनोइंग मशीन है इसके द्वारा करते हैं, क्योंकि देखिए, जब कम फसल है, अब कम फसल है और हमने इतनी बड़ी मशीन मंगवाई, कंबाइन मशीन, तो उसमें पैसा भी लगेगा। अब फसल कम हो, इतनी बड़ी मशीन मंगाएंगे तो पैसा उसमें भी लगेगा, तो इसकी ये वाली हो जाता है, इसलिए छोटी मशीन से उसको हम अलग कर लेते हैं। आगे देखिए, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित हुआ जानती है कि जिससे प्रदूषण होता है, जिससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा होता है। तो सही बात है, लेकिन लोगों को कौन समझाए कि फसल को वहां पे काटना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए हमें कि उसको हम जोत दें अगर खेत को, तो वो उल्ट पलट हो जाएगा आपका, और वहीं पे वो उधर पोषक में बदल जाएगा, क्योंकि उसके जो आप घटक कर देंगे वहां पे जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो इधर पे आगे देखिए, कटाई पर्व आपका कब
मनाया जाता है। तो हमारे देश में क्या होता है, जब कटाई हो जाए तो उसके बाद छोटे छोटे मेले लगते हैं, मेलों के इसमें नाम दिए हुए हैं, दिए हुए मेलों के नाम इधर पे अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग होते हैं और इधर पे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही हर्षोल्लास से फसल अच्छी होती है तो किसान जाते हैं और मेलों में सामान खरीदते हैं, अपना खुशी उधर पे अच्छे से मनाते हैं। आगे देखिए भंडारण, तो क्या है भंडारण? अब हमने फसल को काट लिया, रख लिया, अब उसका हमें भंडारण करना पड़ेगा। उत्पादन का भंडारण, एक महत्वपूर्ण उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि देखिए अगर हम भंडारण अच्छे से नहीं करेंगे और हमने भंडारण अच्छे से नहीं किया तो फसल में अगर कबक लग गया तो समझो फसल बर्बाद। ठीक है, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसमें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म जीव, कीट और आपके चूहे और नमी से हमें दूर रखना चाहिए। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, ताजा फसल जो होती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, यानी फसल थोड़ी गीली टाइप की होती है, तो उसको हमें अच्छे से पहले सुखाना चाहिए। अगर नमी की मात्रा है तो हम उसमें रख देंगे तो उसमें कबक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो पहले हमें इसको अच्छे से फसल को बिल्कुल सुखाना चाहिए, फिर उसका भंडारण करना चाहिए। अब क्या है उसमें आगे देखिए कि इसमें जीवाणु एवं कवक से इसकी सुरक्षा होती है। तो इसमें मैंने छोड़ दिया इधर से देखिए क्या है, काफी टाइम हो गया ना। तो देखिए ताजा फसल में नमी होती है, इसको हमें अच्छे से सुखाना चाहिए, फिर इसका भंडारण करना चाहिए। उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना रहती है। अंकुरण क्षमता उनकी नष्ट हो जाती है क्योंकि वो अंदर से उसको खोखला कर देते हैं जीवाणु, खा खा के पूरी फसल को। अतः भंडारण से पहले दानों को यानी बीजों को धूप में सुखाना चाहिए जिससे उसकी नमी खत्म हो जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है, यानी इससे सुरक्षा हो जाएगी। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों में करते हैं, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण यानी कम भंडारण है तो आसानी से किसान क्या करेगा, जूट के बोरों में कर लेगा या फिर धातु के पात्रों में कर लेगा। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हमें भंडारण करना है तो हमें सरकारी जो साइलो होते हैं और भंडारण गृह होते हैं, साइलो और भंडारण गृह होते हैं, वहां पे हम इसका भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उसको पीड़कों। अब आप कहेंगे कि भंडारण क्यों करना जरूरी है? तो देखिए फसल हमें खाने के लिए बचा के रखनी है और कुछ लोग क्या करते हैं कि फसल का अगर रेट कम है तो वो भंडार करके उसको रख देते हैं। जब रेट अच्छा चढ़ जाता है फसल का तो फिर उसको निकाल के मार्केट में डाल देते हैं जिससे उनको अच्छा फायदा हो जाता है। आगे देखिए जिससे उनको पीड़कों जैसे कि आगे देखेंगे जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकते, तो वहां पे सुरक्षित रखा जा सकता है। नीम की सूखी पत्ती घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है क्योंकि नीम की पत्ती से जो कीटाणु होते हैं वो नहीं आते हैं। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किए जाते हैं। यहाँ पे दवाइयां डाली जाती है, रासायनिक उपचार किए जाते हैं। ठीक है, जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए सारणी में बोला है भरिए कि जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही टाइम हो चुका है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जंतुओं से भोजन प्राप्त, आपको पता है कि हम जंतुओं से भोजन प्राप्त किस प्रकार से करते हैं और दूध हम किस किस से प्राप्त करते हैं, गाय भैंस बकरी उटनी यानी इन सब चीजों से हम दूध प्राप्त करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है इधर पे आप ये वाला चीज इंपोर्टेंट है कि जो आपका मछली का तेल है वो आपका विटामिन डी, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। और देखिए अगर हम बड़ी मात्रा में पशु का पालन करते हैं तो उसको हम पशुपालन कहते हैं। इधर पे तो आपका चैप्टर समाप्त है। चलिए दोस्तों आपने क्या सीखा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसको आपको प्रमुख शब्द का स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखिए सारे का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खरीफ, खाद, हल, सिंचाई, कटाई, भंडारण सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो प्रमुख शब्द में आप में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर परेशानी आती है तो आप कमेंट करिए। और जब मैं इसका आपका ये चैप्टर का प्रश्नावली स्टार्ट करूंगी, बस थोड़ा सा रह गया है, तो उधर पे आपका अभ्यास जब स्टार्ट किया जाएगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम है सारे उधर पे मैसेज पढ़ के आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यास का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएगी क्योंकि जरूरी है। हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। आगे देखेंगे और इधर पे आपका बस चैप्टर, तो इधर पे आप थोड़ा स्क्रीनशॉट और कुछ नहीं है, इधर पे आपका चैप्टर समाप्त है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।